कार्यक्रम किसान वाणी में अपने सब भैया बहनों को बहुत बहुत स्वागत है। और साथियों, आप सबको आपके अपने भैया वीर की राम राम। किसान साथियों, कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और कार्यक्रम किसान वाणी सुनने को आप बैठे होंगे, या तो आप रेडियो पर सुन रहे होंगे या फिर मोबाइल ऐप के जरिए सुन रहे होंगे। तो साथियों, आज के कार्यक्रम में आपका सुन पाओगे। सबसे पहले आपको बता दें, आज आपसे करेंगे चर्चा फसल बीमा योजना के संबंध में, और साथ ही साथ रोज की तरह आज को सवाल भी आपसे पूछने हैं। और कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे विशेषज्ञ की राय। साथ ही साथ आज दिन गुरुवार है, तो आप सुनोगे महिला कृषक अनुभव भी। तो बातचीत करें विस्तार से। बात से पहले हम पूछ ले रहे हैं आपसे आज को सवाल। आज को हमारा सवाल है आपसे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है। तो साथियों, जब सवाल को जवाब आप कार्यक्रम सुनने के संग संग सोचियो, और हम मिलान कराएंगे कार्यक्रम के आखिर में। अब आपसे करें थोड़ी सी बातचीत फसल बीमा के संबंध में। साथियों, फसल बीमा योजना या फिर कहें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सन 2016 में शुरू करी गई। और यह योजना को उद्देश्य है कि हमारे जो किसान साथी फसलें उगा रहे हैं, उन फसलन में कऊ तो प्राकृतिक आपदा से हानि हो जाते हैं, और कऊ कीट व्याधि लगन से फसल अगर नष्ट हो रही है, तो ऐसी स्थिति में उनको जो नुकसान है बाकी भरपाई करी जा सके। तो जो फायदा उन्हीं किसान साथियों को मिलते हैं वो जो अपनी फसल को साथियों बीमा कराते हैं। और साथियों, जब हम बीमा करवाते हैं तो बाकी अलग अलग जो किस्त जमा करने की बात होती है कि यानी जो हम प्रीमियम जमा करते हैं वो अलग अलग फसलन के लिए अलग अलग होते हैं। किसान साथी खरीफ फसलों के लिए केवल 2% और सभी रबी फसलों के लिए 1.5% को एक समान प्रीमियम को भुगतान करो जाते हैं। और जो बागवानी वाली फसलें हैं उनके मामले में जो प्रीमियम की जो राशि है वो है केवल 5%। तो भैया बहनों, भुगतान करे जाने वाले प्रीमियम की दरें बहुत ही कम हैं, और जो शेष प्रीमियम की जो धनराशि बचत हैगी बाको भुगतान सरकार द्वारा करो जाता है। अब किसी भी प्रकार की अगर कोई आपदा आ रही है, फसलें नष्ट हो रही हैं, तो फसल की हानि होने पे किसान साथियों के लिए पूर्ण बीमित जो राशि है वो प्रदान करी जाती है। तो साथियों, आप भी अपनी जो फसलें हैं उनको बीमा करा सकते हो, और जो फसल को नुकसान हो जाता है वो बाकी भरपाई हो सकती हैगी। और साथियों, अब है कार्यक्रम में एक विशेषज्ञ की राय। विषय है प्रजनन हेतु उत्तम नस्ल के सांड पालन द्वारा उद्यमिता विकास। तो आओ सुने विशेषज्ञ की राय। श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं मिथिलेश श्रीवास्तव, और आज हम बात करने वाले हैं जिस विषय पे, वो विषय है प्रजनन हेतु उत्तम नस्ल के सांड का इस्तेमाल करके और उनका पालन करके हम उद्यमिता का विकास कर सकते हैं। ये विषय थोड़ा नया है, और इस विषय पे बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव जी को, जो प्रधान वैज्ञानिक हैं पशु पुनरुत्पादन विभाग IVRI बरेली में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। धन्यवाद। सबसे पहले तो हम अपने श्रोताओं की तरफ से यही जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने सुना था कि गायों के दूध के खरीदने बेचने से जो है उद्यमिता का विकास होता है, रोजगार का एक साधन है, कमाई की जा सकती है। लेकिन सांडों के पालन के जरिए उद्यमिता का विकास कैसे हो सकता है? अभी तक यही भावना प्रचलित थी सभी ग्रामीण जगत में, या सभी यही सोचते थे कि पशुपालन में हमारा दूध का उत्पादन और उसका क्रय विक्रय ही सबसे बड़ा उद्यमिता का एक साधन है। मगर आज के समय में हम ये देख रहे हैं कि सांड के पालन से जो प्रजनन के हेतु रखा जाता है, उसके वीर्य के उत्पादन से हम कम लागत से और बहुत ज्यादा अपने आय के स्रोत को बढ़ा सकते हैं। ये एक बहुत ही नया विषय है। बहुत ज्यादा लोगों ने अभी तक इसमें अपनी उद्यमिता का विकास नहीं किया है, मगर हम अपनी ट्रेनिंग और प्रशिक्षण के दौरान देख रहे हैं कि लोग अब इसमें जानकारी लेने के लिए आगे आ रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे जो आसपास के कृषक हैं और जो बेरोजगार युवा हैं वो भी इसमें अपना उत्सुकता दिखाएं और आगे आएं। तो इसके लिए जो ट्रेनिंग है, जी ट्रेनिंग की बहुत जरूरत पड़ेगी, क्योंकि नया विषय है। तो इसकी सुविधा कहाँ कहाँ उपलब्ध है? जी मिथिलेश जी, इसके लिए जो प्रजनन हेतु जो सांड रखे जाते हैं उनसे जो वीर्य उत्पादन किया जाता है, ये एक तरह से स्पेशलाइज्ड फील्ड है। इसमें आपको प्रशिक्षण की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। बिना प्रशिक्षण के अगर आप कार्य शुरू करेंगे तो इसमें सफल होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। हम जो प्रशिक्षण देते हैं इसमें प्रशिक्षण के 2 अवयव हैं। नंबर 1, हम अपने कृषकों को या जो प्रशिक्षणार्थी हैं उनको हम ये बताते हैं कि एक आप सांड को या एक छोटे बच्चे को जिसके दूध उत्पादन क्षमता उसकी माँ या बहनों की ज्यादा थी, उसको छोटे से लेकर बड़े तक कैसे पाले, कैसे उससे वीर्य उत्पादन करें। और दूसरा अवयव हमारी ट्रेनिंग का है कि हम उनको बताते हैं
कि इस वीर्य के उत्पादन के लिए आपने जो सांड रखा है, इससे आप वीर्य उत्पादन करें तो आप एक ऐसे सफल उद्यमी कैसे बने। खाली वीर्य उत्पादन ही नहीं है, तो उसमें आपको कैसे एक स्टार्टअप स्टार्ट करना है और कैसे आपको ट्रेनिंग लेनी है, ये सारी चीजें। अभी तक हम लोगों ने अपने भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान में 2 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए थे, जिसमें काफी लोगों ने बहुत जोर शोर से भाग लिया और हम लोगों ने उनको फॉलोअप भी किया। उस फॉलोअप से हमें 3 प्रशिक्षणार्थी, इन लोगों ने 2 आंध्र प्रदेश में और 1 हरियाणा में, इन लोगों ने अपने स्वयं का प्रजनन हेतु सांड पालन के द्वारा उद्यमिता विकास किया था। देखिए, आमतौर पे जो हमारे समाज में धारणा है, जो गाय पालते हैं, जो गाय से जब प्रजनन होता है, बच्चे पैदा होते हैं, तो बछिया को रख लेते हैं, जैसे उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं कि हाँ भाई ये फिर गाय बनेगी, इससे दूध का उत्पादन होगा, फायदा होगा, और बछड़ा जो होता है उसको फिर जो है छोड़ दिया जाता है। तो अब बछड़े से लेकर जब वो सांड बने, है ना, उससे वीर्य उत्पादन होगा, उसका बैंक बनेगा, इसका और भी प्रजनन के लिए इस्तेमाल होगा। तो इस पूरे प्रोसेस में क्या क्या खर्चा कितना आएगा और किस तरह से वैज्ञानिक प्रबंधन करें हमारे पशुपालक भाई? हाँ, नहीं, इसके लिए ऐसा जरूरी है कि जो प्रजनन हेतु रखे गए सांडों के द्वारा अपना उद्यमिता विकास करना चाहते हैं, उसमें एक व्यापार की तरह अपनी स्थिति लाना चाहते हैं, तो मैं उनको यही सलाह दूंगा कि सबसे पहले वो हमारे संस्थान में आए, जिसमें हमारे पशु उत्पादन विभाग और एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाता है। उसमें इनरोल करें। हमारे यहाँ 10 दिन की ट्रेनिंग होती है, इस ट्रेनिंग को लें। उसके बाद ऐसा नहीं है कि मान लीजिए उनके पास एक कोई मादा पशु है जो दूध दे रही है और उसके बछड़े को लेकर उन्होंने उसका वीर्य उत्पादन शुरू कर दिया। ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके लिए हमारी भारत सरकार और जितनी भी गवर्नमेंट की एजेंसियां हैं बहुत ही स्ट्रिक्ट है। आपको उनके मानकों के अनुरूप चलना पड़ेगा। तो जो भी नर बछड़ा भी है, उस नर बछड़े की माँ, उसकी जो बहनें हैं और या जो उसकी दादी है या जो उसकी नानी है, उन लोगों ने बहुत अच्छा दूध दिया होगा कई जनरेशन तक, कई पीढ़ियों तक। तो उन बछड़ों का सिलेक्शन किया जाता है और उन बछड़ों को फिर पाला जाता है 0 डे से लेकर बड़े वीर्य उत्पादन तक करने के लिए। और दूसरा तरीका यह है कि मान लीजिए आपको अपने पास ऐसी कोई मादा नहीं है जिसके जो सारी कंडीशंस को फुलफिल करे, तो आप जो सर्टिफाइड गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वहां से भी आप सर्टिफाइड नर को, सांडों को ले सकते हैं और उनके द्वारा भी अपना उद्यमिता विकास कर सकते हैं। अब ये बात आती है कि जो हमारे किसान भाई हैं ट्रेनिंग लेने जाएं, कुछ हमारे किसान भाई हो सकता है ट्रेनिंग ना ले पाएं, तो उनको अगर आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से बताना चाहें कि किस तरह से वो एक बछड़े को या जो भी सांड है उनको किस तरह से इसके लिए तैयार कर सकते हैं। देखिए, ऐसा है कि आप एक मान लीजिए आपके पास एक अच्छी गाय है जो सारे मानकों को पूरा करती है, उससे आपको एक नर बछड़ा मिला, या भैंस है जिसका नर पाड़ा है जिसको आप पालना चाहते हैं। सबसे पहले जिस दिन पैदा होता है तो उस दिन आपको ये ध्यान देना है कि उसको खीस का दूध पिलाया गया है कि नहीं। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बछड़ा जब जैसे जैसे बड़ा होगा उसके अंदर उतनी इम्यूनिटी होनी चाहिए कि बीमारियों से लड़ सके। आपने बछड़ा पाला, थोड़े थोड़े दिन में बीमार होता रहा, उसका जो शरीर का बढ़ाव या जो उसका ग्रोथ है वो सही तरीके से नहीं हुआ, तो ये आपके लिए बहुत पीड़ाजनक होगा कि आप मेहनत इतनी कर रहे हैं, आपको उसका फल उतना नहीं मिल रहा है। तो उसको शुरू के 36 से 48 घंटे में खीस का दूध पिलाना, उसके नाभि में शरीर से 2 इंच से लेके 1.5 इंच के बीच में थोड़ा सा छोड़ते हुए गांठ लगा देना। फिर उसके खुर ठीक से हो गए हैं कि नहीं, कि खुर पैदा होते समय बड़े होते हैं, वो खड़ा नहीं हो पाता है, उसको करना। इन सब चीजों को करने के बाद आपको ध्यान देना पड़ेगा कि क्योंकि आप इस नर बछड़े को आप सांड बना के उसका वीर्य निकालना चाहते हैं, आपको उसको बार बार हैंडलिंग करनी है, मैनेजमेंट करना है, तो ये जरूरी है कि आप उसकी सींग कलिकाओं को बिल्कुल वो निकाल दें। तो ये आप ध्यान दीजिए कि जो भैंस का जो पड्डा है उसका 5 से 7 दिन के अंदर सींग कलिकाओं को निकाल देना चाहिए, और गाय का बछड़ा होता है उसको आप 9 दिन तक निकाल सकते हैं। अच्छा। मगर इससे ज्यादा करने से हो सकता है कि सींग कलिका ठीक से नहीं निकले और फिर वो सींग टेढ़ा मेढ़ा निकले, जो बाद में आपके लिए एक सिक्योरिटी का या एक इंजुरी का एक रीजन हो सकता है। तो आप इसको ध्यान दीजिए, इसको ऐसे करके रखिए। आप इस तरीके से इसको पालते हुए आप इसको 6 महीने तक अपने बाड़े में पालेंगे, अपने फार्म में पालेंगे। 6 महीने के बाद उसको जो वीर्य का कलेक्शन केंद्र है जहाँ पे वीर्य उत्पादन किया जाता है वहां आप उसको लेके आएंगे। वहां लाने के बाद इसको 2 महीने तक क्वारंटाइन किया जाता है, मतलब इसको अलग रखा जाता है। अच्छा। जिससे ये देखने के लिए कि इसमें कोई बीमारी है कि नहीं है, या कोई संक्रमण बीमारी लेके आया और बाकी पशु
पशु में हो जाए। क्वारंटाइन करने के बाद फिर इसको शेड में रख दिया जाता है सबके साथ में। इसके बाद 9 से लेकर 10-11 महीने तक के बीच में इसको नकेल लगाई जाती है। अच्छा। उसी एज में नकेल लग जाएगी, आपके लिए बहुत आसानी होगी उसको ट्रेनिंग देना, उससे सांड से वीर उत्पादन करना या उसको मैनेज करना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो उस एज में आप उसको नकेल लगा दीजिए। 12 से 15 महीने के बीच में अगला पड़ाव उसके जीवन का, रक्त से जांच की जाएगी कि उसके अंदर कोई अनुवांशिक बीमारी है कि नहीं है, या उसके अंदर कोई दूसरा संक्रामक रोग तो नहीं है, जैसे उसके अंदर टीबी तो नहीं है, या जॉन्डिस डिसीज तो नहीं है, या बीवीडी तो नहीं है, या आईबीआरटी तो नहीं है। और इसके बाद इसी उम्र के आसपास से इसका वैक्सीनेशन का शेड्यूल भी शुरू हो जाता है, जिसमें हम उसको एफएमडी का वैक्सीनेशन करते हैं। साल में 2 बार या कहीं कहीं 3 बार उसको किया जाता है। एचएस हिमोरेजिक सेप्टिसीमिया का वैक्सीन किया जाता है। थैलेरिया का वैक्सीन भी किया जाता है, मगर ज्यादातर वो क्रॉसब्रेड जो बछड़े होते हैं उनके लिए किया जाता है। देसी और मुर्रा के लिए इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। फिर इसके बाद अगला पड़ाव आता है एक नर बछड़े के जीवन में, जब वो 15 से 18 महीने का होता है। तब हम उसको ट्रेनिंग के लिए लेके आते हैं। वो वहां पे देखता है कि दूसरे जो सांड है वीर उत्पादन कैसे कर रहे हैं, कैसे वो डमी के ऊपर या एक ऐसी गाय के ऊपर माउंट कर रहे हैं जिससे सीमेन उनको निकाला जा रहा है। तो वहां 1 या 2 महीने उनको रखा जाता है। फिर धीरे धीरे उनको भी मौका दिया जाता है वीर उत्पादन के लिए, उनसे वीर का कलेक्शन किया जाता है, उसको देखा जाता है। उस दौरान हम देखते हैं कि बछड़े की सेक्स की इच्छा कितनी है, वो कितना माउंट करना चाहता है, वो कितना ईगर है सीमन देने के लिए, क्योंकि ये अनुवांशिक है। अगर वो सीमन देने में आनाकानी करेगा तो उसके जो बच्चे होंगे उनके अंदर भी, या उनकी जो बच्चियां होंगी उनके अंदर भी ये अनुवांशिक अवगुण जा सकता है। इसलिए अगर शुरू में ही हम उसको स्क्रीनिंग कर देते हैं, देख लेते हैं, अगर उसके अंदर लिबिडो नहीं है तो हम उसको हटा देते हैं उसके बाद से। और उसके बाद अगर वो ठीक हुआ तो फिर हम उसके शारीरिक का ग्रोथ देखते हैं, शारीरिक ग्रोथ कैसा है, उसके शरीर का आकार प्रकार, उसके ब्रीड का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो साइंस है, उसके हिसाब से उसका ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद उसके टेस्टिकल्स है, उसको देखा जाता है, वो सिमेट्री में हो। डिसिमेट्री होती है थोड़ी सी लेफ्ट एंड राइट के बीच में, मगर बहुत ज्यादा डिसिमेट्री नहीं होनी चाहिए। फिर हम उसको ब्रीडिंग साउंडनेस इवैल्यूएशन के सारे पैरामीटर से पास करते हैं, जिसमें हम उसके वीर का परीक्षण करना, देखना उसके शुक्राणु सही है कि नहीं सही है, या उसमें जो क्रोमोसोम्स है, डीएनए है, वो सही है कि नहीं सही है। सारी चीजें करने के बाद लगभग 24 महीने से 30 महीने के बीच में, 2 से 2.5 साल के बीच में वो वीर देने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है। अब इस पूरे प्रोसेस में जैसे जो भी किसान हैं, उन लागत कितनी आएगी जो भी ये देखरेख में रखा जा रहा है क्वारंटाइन करके, या उसके बाद? तो इसमें ये फ्री ऑफ कॉस्ट है संस्थान द्वारा या फिर नहीं? ये आपने बहुत सही कहा कि हमको ये पता होना चाहिए। उसके अपनी गाय से सारी मानकों को पूरा करते हुए उसके पास बछड़ा होता है, तो वहां से लेके उसको 18 महीने से लेके 24 महीने 2 साल के बीच में लगभग आप ये समझिए कि उसके बछड़े को क्रय का मूल्य उसमें योग करते हुए, उसके वेटरिनरी केयर को उसको ऐड करते हुए, वैक्सीनेशन का उसमें मैनेजमेंट का, लेबर का खर्चा भी उसमें डालते हुए, अगर किसान अब उसके लिए किसी मजदूर को रखता है जो उसके देखभाल करे, बाड़े के लिए करे, उसके चारे के लिए करे, तो लगभग 85 से 90 हजार उसका 2 साल तक, जब तक वो 0 डे से लेके यहाँ तक नहीं आ जाता है, तब तक खर्चा आता है। उसके बाद जब वो वीर्य उत्पादन शुरू करता है तो प्रति वर्ष उसके चारे के लिए, उसके भूसे के लिए, उसके हरे चारे के लिए, उसके सांड के रखरखाव के लिए लगभग हर साल 60 से 70 हजार उसके ऊपर खर्चा आएगा। अब ये तो हमारी बात हुई कि हम कितना खर्च कितना कर रहे हैं। अब हमारा इनकम या वीर उत्पादन कितना होगा? अगर आप वीर उत्पादन देखें तो एक सांड से हम प्रति सप्ताह 2 से 3 बार वीर उससे ले सकते हैं। 2 से 3 एक दिन का अंतराल करते हुए। इसका मतलब है जैसे हमने सोमवार को लिया तो वेंसडे या बुधवार को ले सकते हैं, फिर शुक्रवार को ले सकते हैं, और अगर हमको कम करना है तो 2 दिन भी ले सकते हैं, मगर ये अच्छी तरह से अलाउड है। आप उसको 3 दिन ले सकते हैं। हर कलेक्शन के दिन आप 2 बार ले सकते हैं। तो एक सप्ताह में 6 कलेक्शन हुए, 6 कलेक्शन हुए। अब ये सांड के ऊपर है कि वो मुर्रा है, जैसे वो 2 ml से 3 ml के बीच में सीमेन मोस्टली देगा। सीजन मौसम के हिसाब से भी अंतर आता है थोड़ा। और अगर वो सांड का है तो वो 4 ml 5 ml तक दे सकता है सीमेन। उसमें शुक्राणुओं की संख्या के ऊपर कितना डोज बनेगी वो डिपेंड करता है। तो अगर हम एक मोटे तरीके से इसको देखें तो एक सांड से आप प्रति वर्ष
लगभग समझिए कि 11 से लेके 13,000 के बीच में हिमीकृत डोज बना सकते हैं। आज के दिन में जो मार्केट में जो हमारा सरकारी रेट है मुर्रा का या साहिवाल का या क्रॉस ब्रीड का, या 15 रुपए से 20 रुपए के बीच में ये वेरी करता है। आपके पास अच्छा सांड है तो आप और ज्यादा उससे ले सकते हैं। तो अगर इसके आप जो खर्चे को और आपका जो आय का अगर आप इसको देखें तो प्रति माह लगभग आप ये अंदाज लगाइए कि 30,000 से लेके 40,000 आप आराम से कमा सकते हैं एक सांड के पालन को। इस अपने इनकम को आप और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। अगर आप एक के बजाय 2 सांड रखें तब क्या होता है, तब होता ही है कि आपका जो फिक्स कॉस्ट है, एक ही सेट में थोड़े से और खर्चे में आप दूसरा सांड रख लिया, वही मजदूर दूसरे उसको देख ले रहा है, तो आपके कम खर्चे में आप ज्यादा पालन कर सकते हैं। और मैं आपको ऐसा भी एग्जांपल बताऊं कि जैसे हरियाणा है या एमपी है, वहां में ऐसे किसान हैं जिनके पास जो सांड थे उनकी कीमत करोड़ों में थी। जैसे युवराज, गोलू, अगर आप हमारे गूगल में सर्च कीजिए तो आप देखिए उन सांडों की कीमत करोड़ों में है, और उसमें भी वो उसको विक्रय करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनकी माँ की, बहनों की, नानियों की, दादी की दूध उत्पादन क्षमता बहुत अधिक थी। तो सांड के पालन के जरिए जो है, आप डॉक्टर साहब ने बताया है कि न केवल 30,000 महीना बल्कि वो लाखों में भी जा सकती है कमाई। और लागत जैसा बताया कि आपने 25,000 से 90,000 शुरुआत में साल में लगेगा और उसके बाद 50-60,000 चारे में लगेगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो अच्छे खासे मुनाफे का ये व्यवसाय है। और चूंकि ये नया है तो हो सकता है कि शुरुआत में कुछ आपको दिक्कतें आए, तो उसके लिए आयुर्वेदाई है, वहां पे आप संपर्क कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब ने बताया ट्रेनिंग भी चलती है, 10 दिन की ट्रेनिंग है, उसमें भी शामिल हो सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी श्रोता डॉक्टर साहब ने जो जानकारी दी उससे जरूर लाभान्वित होंगे। डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी श्रोताओं के लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। साथियों, अभी आपने सुनी विशेषज्ञ की राय। विषय हो प्रजनन हेतु उत्तम नस्ल के सांड पालन द्वारा उद्यमिता विकास। विशेषज्ञ है डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव और आपसे बातचीत कर रहे हैं हमारे भैया मिथिलेश श्रीवास्तव। और साथियों, अब है कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण संदेश। दुनिया भर में एक प्रभावशाली कृषि महाशक्ति है भारत, जिसके अन्नदाता खासकर छोटे किसानों की कुछ मूलभूत समस्याएं रही हैं, जैसे कृषि में आधुनिकीकरण व लाभकारी कृषि यंत्रों का अभाव। इस समस्या को दूर करने के लिए खेती में आधुनिक कृषि यंत्रों के प्रयोग से किसानों की आमदनी बढ़ाने के वर्तमान सरकार के संकल्प के साथ शुरू हुआ एक खास प्रयास SMAM योजना, यानी कृषि यंत्रीकरण पर उप मिशन। जिस टेक्नोलॉजी तक देश के एक बहुत छोटे से वर्ग की पहुंच थी, हमारे यहां मान लिया गया टेक्नोलॉजी ने एक बड़े रईस लोगों का कारोबार है, सामान्य मानवी की जिंदगी में उसका कोई स्थान नहीं है। उस पूरी मानसिकता को बदल करके हमने टेक्नोलॉजी को सर्वजन के लिए सुलभ करने की दिशा में अनेक कदम उठाए हैं और आगे भी उठाने वाले हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजनरी नेतृत्व में कृषि में नई प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल एवं कृषि के यंत्रीकरण यानी मैकेनाइजेशन के जरिए भारतीय किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के नए प्रतिमान गढ़ रहा है। वर्ष 2014 से आज तक सब मिशन योजना के मार्फत हजारों किसान परिवारों की जिंदगी में न सिर्फ सुखद बदलाव आया है, बल्कि वे दुविधा से निकलकर सुविधा के मार्ग पर कदम ताल कर रहे हैं। सरकार ने हमें बहुत अच्छी सुविधा प्रदान की है, इससे हम कम लागत में अधिक मुनाफा कमा सकते हैं, कमाते भी हैं जी। और हमारे बच्चे जो पहले इस काम में बिल्कुल भी नहीं आना चाहते थे, अब हमें देखने के बाद वो पढ़ाई के साथ साथ इसमें हमारी मदद भी करते हैं और आगे भी वो इस काम को संभालना चाहते हैं। वर्ष 2014-15 में योजना की शुरुआत से अब तक विभिन्न राज्य सरकारों को 6,000 करोड़ से अधिक रुपए जारी किए जा चुके हैं। इससे देश भर में किसानों के लिए 15 लाख से अधिक लाभकारी मशीनें खरीदी जा चुकी हैं। यही नहीं, देश भर में लगभग 43,000 कस्टम हायरिंग सेंटर, हाईटेक हब और फार्म मशीनरी बैंक भी स्थापित किए गए हैं। कस्टम हायरिंग सेंटर, हाईटेक इक्विपमेंट हब का उद्देश्य किसानों को किराए के आधार पर मशीन और उपकरण उपलब्ध कराने के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करना है। कस्टम हायरिंग सेंटर्स में किसी भी परियोजना की लागत 60 लाख रुपए तक हो सकती है और हाईटेक हब के लिए ये 2.5 करोड़ रुपए तक हो सकती है। सरकार द्वारा
देश भर में स्थापित फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट्स में किसानों को नए कृषि उपकरणों की जानकारी और इन्हें इस्तेमाल करने की मुफ्त ट्रेनिंग दी जा रही है। यहाँ किसानों को उन्नत खेती की नवीनतम जानकारियाँ भी दी जा रही हैं। इन फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट्स में प्रशिक्षु किसानों के रहने व खाने की मुफ्त सुविधा तो है ही, साथ ही इंस्टीट्यूट तक आने जाने का किराया भी दिया जाता है। ट्रेनिंग लगी है कुछ दिनों की, जिससे मुझे बड़ी बड़ी मशीनों के बारे में जानने के लिए मिला है। এই প্ৰশিক্ষণৰ দ্বাৰা মই এই বিষয়ে জানিব পাৰিছো যে ট্ৰেক্টৰ ব্যৱহাৰ কৰি আমি কৃষকসকলে বহু কাম কম সময়ত, কম খৰচত, কম কষ্টত খেতি কৰি আমি বহুখিনি লাভৱান হ'ব পাৰো। कृषि में ड्रोन का उपयोग बेहद फायदेमंद साबित हो रहा है। इनसे फसलों की निगरानी करना और दवा का छिड़काव करना बेहद आसान हो गया है। इससे खेती की लागत में भी कमी आई है। SMAM योजना के तहत फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थानों, ICAR संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को किसानों के लिए ड्रोन प्रदर्शन हेतु आकस्मिक खर्च व ड्रोन खरीद पर 100% वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे लाभार्थी किसानों ने फायदा उठाकर अपने उत्पादन को बढ़ाया है। SMAM स्कीम का लाभ लेने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं या जानकारी के लिए जिला कृषि पदाधिकारी से संपर्क करें। SMAM स्कीम के लिए एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है। न्यू इंडिया की इस बदलती हुई खुशनुमा तस्वीर को संभव बनाया है गांव, गरीब और वंचितों के हित को समर्पित मोदी सरकार के उस संकल्प ने, जिसका लक्ष्य है हर किसान की आय बढ़ाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। हमें खुशी है SMAM योजना अपने प्रयासों से हमारे अन्नदाता को हर क्षण दुविधा से सुविधा की ओर ले जा रही है। भैया बहनों, अभी आपने जो संदेश सुनू और अब हम आपको सुनवा रहे हैं महिला कृषक अनुभव के अंतर्गत श्रीमती सर्वेश शर्मा के खेती बाड़ी और पशुपालन के अनुभव। इनसे हमने आज बातचीत करी ही गांव रमनगला में, जो कि तहसील आंवला, जिला बरेली को गांव है। तो आओ सुने जो बातचीत। क्या नाम है आपका? सर्वेश शर्मा। सर्वेश शर्मा नाम है आपका। कितनी उम्र हो गई आपकी? 60 के लगभग हुई। अच्छा, तो हम जानना चाहेंगे आपसे कि जब गांव को का नाम है? रमनगला। जब गांव को नाम रमनगला है, और जब गांव में आपको आए कितनी साल हो गई? शादी हो गई जब आप आई तो? सन 75 में। अच्छा, तो तब तो एक लंबा समय होगा। जब बताओ गांव के बारे में, जब आप आई जब गांव में, तब गांव कैसे हुआ आपको? कच्चे हो, अब तो पक्के मकान बन गए हैं, बहुत बढ़िया लगा। तो बाजार लग रही है, इंटर कॉलेज है, लाइट तब तक लाइट तो ना ही, अब लाइट हो गई है। तो आपने बताया कि पहले जो गांव हो आपको बहुत अच्छा ना हो, और अब बहुत सी सुविधाएं गांव में हैं। अगर खेती बाड़ी की बात करें तो कितनी भूमि है आपके पास? 3 एकड़। 3 एकड़ भूमि है। अच्छा, तो कौन कौन सी फसलें आप करती हो वहाँ में? धान, सरसों और गेहूँ। तो अब धान है खेत में? धान है वो खेतों। तो धान कट चुके या लग लागू? अब कट रहे हैं, बराबर कट रहे हैं। कौन कौन सी धान करे इस बार आपने? सरबती करवाई है? कौन सी करवाई? सरबती है, ताज है। अच्छा, 67-11 है। अच्छा अच्छा। धान आपके साथ कैसे रहे फिर आपके? बढ़िया रहे, बहुत बढ़िया। मौसम कैसे रहो धान के हिसाब से? खूब मौसम बढ़िया रहो, वर्षा सही होती रही ना? हाँ। कितने कुंटल बीघा तक के बैठ जाएंगे? 4 कुंटल तक के बैठ जाएंगे ना? 3 साढ़े 3। अच्छा अच्छा। आपने बताया कि बाजार लगाते हैं आपके गांव में, है ना? रमनगला की बाजार लगाते हैं। तो बहुत अनाज आते वैसे बाजार में तो? बहुत। अबे पता चलिए आपको भाव पा चल रहा वैसे धान को, सरबती को या ताज को? 2500 रुपए कुंटल। तो अबे तो भाव सही है वैसे। अच्छा, खेती बाड़ी है, अब खेती बाड़ी के संग संग पशु पाले जाते हैं? पाले रहता, भैंस है, गाय है। तो उनकी देख रेख कौन करते हुए जब बताओ? हमें देख रहे हो, कौन देख रहे हो? परिवार में कौन कौन है? बहू है, बेटा है, नाती है, पति है। अच्छा, सब लोग हैं, बहुत अच्छी बात है। तो जो पशुपालन का काम बता रही हो कि आप देखती हो, तो जो बहू है वो घर का काम देखती होंगी? 2 घर की देखती है। अच्छा, कौन कौन से पशु हैं घर पे? गाय है, भैंस है। तो भैंस कौन सी है? देशी भैंस पालती है, मुर्रा बड़ी भैंस पालती है? मुर्रा भैंस है। अच्छा, दूध दे रही है अभी? अभी नहीं। अच्छा, गाय भी है। गाय कौन सी पालती हूँ फिर आप? अमरीकन, साहिवाल। क्या गैया है? 2, 1 भैंस। बहुत बढ़िया। तो अबे तक तो बहुत ज्यादा गर्मी रही है, अब मौसम थोड़ा बदल रहा है और अब हल्की हल्की ठंड बढ़ने की शुरुआत होगी। अब तक क्या ध्यान रखो पशुओं को आपने? कितनी फिर नभाई कितनी उनको? 2 बार नहवाते, अब 1 बार नभावेंगे। उनके खिलाने के लिए क्या चीज खवाई जाती है उनको? त्यार, भूसा, लाइटा, सरसों कटवा की खर, चोकर। सही बात है। गेहूँ खिलाता, दलिया के रूप में। हाँ। अच्छा, और हरे चारे के
फसलें हैं, अब कौन कौन सी फसलें हैं? वैसे कोई चीज फसल बही है? बरसिंग बही जाई अब बही जाएगी। अब हरे चारे में धान कट के आ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि मशीन में उठा लागू पर हुआ जय खा धान हरे आ रहे हैं, जय खाओ जा रहा होगा। अच्छा, हरे चारे की अच्छी बात है। अब जो धान पक गए हैं तो वो आप घर पे झाड़ लेती हूँ आराम से और हरे चारे के रूप में जो प्यार खवाद हो जाता है वो, है ना? सही बात। अच्छा, जब पशुपालन हो रहा है तो देशी खाद हो जाती होगी घर पे खूब अपनी खेत में डाल देती है? खेत में पत्तो है। कितनी साल बाद डलवा देती है खेत में? साल बाद डाल देता, 1 साल बाद। हाँ। अच्छा, कंडा कम बनाता, कंडा कम बना, अच्छी बात है, क्योंकि अब तो सिलेंडर होगा ना गैस को घर में, तो जरूरत कम पड़ रही कंडन की, चूल्हा ना जलता है ना? जब खाद ज्यादा होगी तो बात से घर की खेती बाड़ी अच्छी होगी। अच्छा, एक बात बताओ, हम देख रहे हैं कि टंकी चल रही है, लेकिन टंकी में पानी आ रहा है वो बहुत कम कम। आपसे जो जानना चाहेंगे हम कि जब टंकी ना लगी हुई गांव में, पहले नल को जो पानी आएगा तो वो, और अब जो टंकी को पानी, जहाँ कौन सा पानी अच्छा है? टंकी को बढ़िया हो। अच्छा, देखो प्रयास है करोगे वो सरकार के द्वारा कि गांव गांव जो नल लगे हुए है उनको पानी ज्यादा अच्छा ना हो, ताकि टंकी के माध्यम से पानी दो, क्योंकि बहुत गहराई से पानी आवे वो तो अच्छा पानी पीने को मिले। अच्छा, आपने बताई कि पशुपालन हो रहा हुआ, खेती बाड़ी हो रही है और बहुत सी सरकारी योजनाएं चलाई जा रही है जिनसे जो गाँव के लोग हैं उनको फायदा हुए। कोई सी योजना को लाभ आपको मिलो ना मिलो अब तक? सबको मिल ही रहा लाभ। अच्छा, घर में शौचालय बनवाओ? बन गए। आपने अपने बनवाओ या सरकार की तरफ से बनवाओ? वो सरकार ने बनवाए। अच्छा, प्रधान ने। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब वो बहुत सी जगह देखी जाती है कि बहुत से लोग जो बनवा तो लेते हैं लेकिन कंडा भर के धर देते हैं ना, गलत है ना? भाई जा काम को बनवाओ गो है, देखो भाई काम करो और बहुत अच्छी बात रहेगी। अच्छा, एक बात और जानना चाहेंगे आपसे कि जो आपके नाती हैं पढ़ने जा रहे हैं स्कूल में? पढ़ने जाता है। कहाँ पढ़ते हैं? जा रहा है आंवला के स्कूल में पढ़ता। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे आपने बताई कि परिवार में आप तो जो काम देख रही हो खेती बाड़ी को और पशुपालन को काम देख रही हूँ, घर पे बहू है वो घर के काम देख रही हैं। कुछ लोगों के परिवार में बड़ा तू मैं होते हैं कि छोटी छोटी बातों को लेके कि मैं जो काम ना करूंगी या फिर मैं जो काम ना करूंगी। आप बताओ कैसे रह रहे हो आप सब जने? हम तो खुश रह रहे हैं। कोई ऐसी बात तो ना होती है? ना। अच्छा, होने की वजह क्या नजर आती है आप? क्या होती है ये बात? तेज तरह हो बाकी हो गई, बर्दाश्त करे रहो, कतई ना हो, दोनों तरफ से काम संभराए तो सही हो जाए। सहन शक्ति करो, एक दूसरे काम ज्यादा कर लो, काम कम कर लो, का परेशानी ना हो। बहुत बढ़िया बात है। अगर ये बातें होंगी और सही से अगर आप काम करोगे अपने अपने जो काम करने के हैं तो लड़ाई झगड़ा ना होगा परिवार में, है ना? और जिन घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है फिर वह घर की देखते ही कैसी हालत हो जाती है। जो महिलाएं परिवार में आपस में विरोध लड़ाई झगड़ा होते रहता, क्या कहना चाहोगे इसे आप? खराब है वे तो, खराब है। लड़ाई झगड़ा मत करो, अपने अपने काम देखो, अपने अपने करने को वैसे करो काम। बहुत बढ़िया बात आपने कही। सर्वेश शर्मा, आपसे हमारी बातचीत हुई, आपने अपने खेतीबाड़ी और पशुपालन के बारे में जानकारी दी, हमें अपने अनुभव बताए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, अभी आपने सुने श्रीमती सर्वेश शर्मा के खेतीबाड़ी और पशुपालन के अनुभव, और अब हम आपको बता दें कल के मौसम की जानकारी। साथियों, कल दिनांक 6 अक्टूबर 2023 को अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस, हवा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पश्चिम दिशा से चलने की संभावना व्यक्त करी गई है और साथियों मौसम साफ रहने की उम्मीद है। तो साथियों, जो तो ही मौसम की जानकारी जो हमें प्राप्त हुई ही गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर से। और अब हम आपको बता दें बस सवाल को जवाब जो हमने पूछो कार्यक्रम के शुरू में आपसे, हमने पूछी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है। तो साथियों, निश्चित रूप से आपने सवाल के जवाब पर विचार करो होगा और हम मिलान करवा रहे हैं। साथियों, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP वह दर है जिस दर पर सरकार किसान साथियों से फसल खरीदती है और ये किसानों की उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना ज्यादा होती है। तो जो मूल्य मिलते है वो हमारी और आपकी जो लागत आते है किसान साथियों की फसल उत्पादन पे बस से कम 1.5 गुना ज्यादा होते है। तो जो तो हो आज के सवाल को सही जवाब। और अब हम आपको बता दें चलते आज की नसीहत। तो साथियों, नवजात पशुओं का विशेष ध्यान रखें। जन्म के उपरांत जितनी जल्दी हो सके उन्हें खीस पिलाएं ताकि उनके शरीर में रोगों से लड़ने की ताकत बनी रहे। तो भैया बहनों, जो तो ही आज की नसीहत। और अब बिल्कुल समय ना है कि आपसे कोई और बातचीत आज के कार्यक्रम किसान वाणी में करें। आज के कार्यक्रम किसान वाणी से अपने भैया वीर को दो अनुमति, करो स्वीकार। राम राम।